हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों, ये है सेल का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, सेल में इलेक्ट्रीशियन का। और इसमें दोस्तों मैं आपका इंग्लिश में जो क्वेश्चन पेपर था वो मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ 2 पार्ट में। यदि आप इंग्लिश में चाहते हैं तो वो पार्ट ज़रूर देखिए। और इसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, आज सॉल्व करेंगे हिंदी वाला जो इसका पार्ट है। हिंदी में जो क्वेश्चन मतलब सेम क्वेश्चन होंगे लेकिन वो हिंदी में है दोस्तों। तो टोटल क्वेश्चन कितने आपके 100 क्वेश्चन है। तो जिसमें से दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन क्या टेक्निकल है, प्लस 20 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है। तो हम 80 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 40 क्वेश्चन होंगे एक एक पार्ट में दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट में 40 और सेकंड पार्ट में 40 क्वेश्चन, तो पूरा क्वेश्चन पेपर जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा पीकेआर टेक क्लासेस, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, बना हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। यदि वोल्टेज सॉरी एक मिनट यदि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए आवृत्ति को 50 हर्ट्ज से बदलकर 100 हर्ट्ज कर दिया जाता है, तो विद्युत आपूर्ति से जुड़ी कुंडली के प्रेरकीय प्रतिघात इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फ्रिक्वेंसी 50 से 100 हर्ट्ज कर दी है, मतलब डबल कर दी है तो फ्रिक्वेंसी पर, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 2 पाई एफ एल। ठीक, ये होता है। तो दोस्तों इसमें क्या है, जो फ्रिक्वेंसी ये कितना हो रही है, डबल हो रही है। तो जो आपका रिजल्टेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू 2 एफ एल। ठीक है, तो मतलब 2 गुना हो जाएगा, पहले से कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो सही आंसर आपका ऑप्शन सी, कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। 1 मेगा ओम प्रतिरोध डैश के बराबर होता है। तो 1 मेगा ओम प्रतिरोध कितने के बराबर होगा, 100 किलो ओम के, 1000 किलो ओम के, 10,000 किलो ओम के, या फिर 1 लाख किलो ओम के। तो दोस्तों 1 मेगा ओम मतलब 10 की पावर क्या आ जाएगा, 6 ओम। ठीक, इसको यदि हम लिखेंगे 1000 किलो ओम में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1000 की पावर 10 की पावर 3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 1000 किलो ओम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रेरकीय परिपथ प्रेरकीय परिपथ पर आरोपित वोल्टेज और उससे प्रवाहित धारा के बीच कला संबंध कैसा होता है। तो जो आपका इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, उसमें जो वोल्टेज है और करंट दोनों के बीच जो फेज कला संबंध है वो क्या होगा दोस्तों। तो इंडक्टिव सर्किट में आपको बता दूं क्या कैसे होता है। आपका इंडक्टिव सर्किट में करंट वोल्टेज, तो वोल्टेज लीड करता है करंट से कितना, 90 डिग्री। और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है दोस्तों, कैपेसिटिव सर्किट में यदि आप देखें तो जिसमें करंट लीड करती है वोल्टेज से 90 डिग्री। ठीक, और रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है दोस्तों, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, करंट एंड वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रेरकत्व को डैश में मापा जाता है। जो प्रेरकत्व है उसको किस में मापा जाता है, हेनरी में, फेरेड में, ओम में, या फिर हो में। तो इसको मापते हैं हम हेनरी में। किस में मापते हैं, हेनरी में। और फेरेड क्या है दोस्तों, ये है आपका कैपेसिटिव। ठीक है। और कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस की यूनिट है। ओम क्या, रेजिस्टेंस की यूनिट है। और जो म्हो है ये आपकी चालकता की यूनिट है, मतलब कंडक्टेंस की यूनिट है। ठीक, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या, ऑटो ट्रांसफार्मर वह ट्रांसफार्मर है जिसमें डैश होती है, एक वाइंडिंग होती है, दो वाइंडिंग होती है, कोई वाइंडिंग नहीं होती है, या फिर 3 वाइंडिंग होती है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर दोस्तों आपने सभी लोगों ने पढ़ा होगा, सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है। कितनी वाइंडिंग होती है, एक ही वाइंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो यदि 3 और 2 ओम के दो प्रतिरोध एक श्रेणी सर्किट में जुड़े हुए हैं और इसमें 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो टोटल हमें वोल्टेज बताना है। तो दोस्तों सर्किट अब बना लेते हैं। दो रेजिस्टेंस हैं जो कि सीरीज में कनेक्ट हैं, और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है,
3 एम्पियर की। ठीक, तो इसमें जो करंट है वो है 3 एम्पियर, एक है 3 एक है 2, तो टोटल रेजिस्टेंस इन दोनों का हम सम करेंगे, इतना आ जाएगा 5 ओम। आपको करंट की वैल्यू पता है तो B इक्वल टू क्या होता है आई आर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, तो इसका वैल्यू आएगी, वो आएगी आपकी 15 वोल्ट। सही आंसर क्या आ जाएगा 15 वोल्ट। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ऊष्मा का उपयोग किए बिना दो धातुओं को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? सोल्डरिंग का, रिवेटिंग का, ब्रेजिंग का या फिर वेल्डिंग का? दोस्तों सोल्डरिंग के लिए आपको क्या है, हीट की जरूरत पड़ेगी, वेल्डिंग के लिए भी पड़ेगी और ब्रेजिंग के लिए पड़ेगी, लेकिन रिवेटिंग में क्या है, हीट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एसी के आरएमएस मान और सामान्य मान के अनुपात को क्या कहा जाता है? जो एसी है उसके आरएमएस मान और सामान्य मान के अनुपात को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एवरेज है ये। ठीक है, तो आपका आरएमएस आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हम रूप गुणक, मतलब फॉर्म फैक्टर। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? तो जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर होती है उसमें स्लिप रिंग की संख्या कितनी होती है? 3। कितनी होती है? 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मैगर का उपयोग डैश मापने के लिए किया जाता है? विद्युत रोधन, प्रेरकत्व, वोल्टेज, धारिता। दोस्तों मैगर का हम यूज किस लिए करते हैं, हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए मैगर का हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या विद्युत रोधन का रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, मैगर का उपयोग विद्युत रोधन के मापन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में 230 वोल्टेज वाली घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति क्या है? तो दोस्तों भारत में जो डोमेस्टिक एसी सप्लाई होती है उसकी जो मानक आवृत्ति है वो कितनी होती है? 25 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है, 100 हर्ट्ज होती है या फिर 1000 हर्ट्ज होती है, 1000 हर्ट्ज होती है? दोस्तों इंडिया में क्या है, घरेलू हो या फिर इंडस्ट्रियल हो, इन सभी जगह 50 हर्ट्ज ही यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम है? तो रेजिस्टिविटी का दोस्तों व्युत्क्रम बताना हमें, कंडक्टिविटी, चालकता, प्रवेशता, प्रतिबाधा या फिर प्रतिघात? तो चालकता रेजिस्टेंस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, या कि चालकता का व्युत्क्रम क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी के व्युत्क्रम रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ताप्त दीप लैंप का फिलामेंट किससे बना होता है? कार्बन से, निकल से, एल्यूमिनियम से या फिर टंगस्टन से? तो जो ताप्त दीप लैंप होते हैं इसका जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, वो बना होता है आपका टंगस्टन से। क्वेश्चन नंबर 14, किरचॉफ का वोल्टेज नियम केवीएल डैश के संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो किरचॉफ का वोल्टेज नियम होता है केवीएल लॉ, ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर करता है? आवेश के, ऊर्जा के, द्रव्यमान के या फिर फ्लक्स के? तो ये करता है आपका ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 15, 200 वाट और 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध कितना होगा? तो यहाँ पे आपको दोस्तों पी की वैल्यू दी गई है कितनी, 200 वॉट, और वोल्टेज की वैल्यू दी गई है कितनी, 200 वोल्ट। तो P इक्वल टू आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होता है, बी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आया कैसे दोस्त, मैं आपको एक बार बता दूं, P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। ठीक, आप यहाँ पे V हमें वोल्टेज दिया गया है, करंट की वैल्यू नहीं पता, तो करंट को वोल्टेज और करंट और रेजिस्टेंस के रेशियो में आप चेंज कर सकते हो। तो I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर होता है। ठीक, अब ये कैसे आया I इक्वल टू बी अपॉन आर, क्योंकि आप जानते होंगे R बराबर बी अपॉन आई। ठीक है, इससे आप निकाल सकते हैं।
तो यहाँ पे आप आई की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन आर। तो यहाँ पे हम क्या हमें निकालना है, वी स्क्वायर अपॉन आर। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है दोस्तों, आर की। तो आर इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वी स्क्वायर मतलब 200 इंटू 200 और पी की वैल्यू क्या है 200 वाट। तो 200 से 200 आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 200 ओम, मतलब 200 ओम आ जाएगा। सही आंसर क्या आ जाएगा 200 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसफॉर्मर में ब्रीदर का क्या कार्य है। ठीक है, तो ब्रीदर किस लिए यूज करते हैं हम ट्रांसफार्मर, शीतलन तेल को ऑक्सीजन प्रदान करने के लिए, वाइंडिंग को वायु प्रदान करने के लिए। जब बाहर की हवा ट्रांसफार्मर में प्रवेश करती है तो उस समय नमी के प्रवाह को बाधित करने के लिए, या फिर ट्रांसफार्मर के तेल को छानने के लिए। तो दोस्तों ये जो ब्रीदर का काम होता है, बाहर से जो अंदर हवा प्रवेश कर रही होती है उसमें जो नमी होती है उसको सोखना। ठीक है, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, जो ब्रीदर में आपका सिल्का जेल होता है, तो जब वो शुष्क होता है, ड्राई होता है, तो उसका कलर क्या होता है, और जब वो नम होता है तो उसका कलर क्या होता है। इसका यदि आप आंसर करना चाहें तो कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। तो एसी को डीसी में कौन सा उपकरण चेंज करता है, अल्टरनेटर चेंज करता है, जनरेटर चेंज करता है, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए सबसे अच्छी जो उपकरण होता है वो कौन सा होता है, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है, एम्पियर के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा, या फिर लेंज के नियम द्वारा। तो ये किससे हम ज्ञात करते हैं, ये ज्ञात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ के नियम द्वारा डीसी मोटर का। और जनरेटर का किससे करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, और मोटर का करेंगे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। थ्री फेज स्टार संयोजित सिस्टम में लाइन वोल्टेज अपने फेज वोल्टेज के डैश गुने के बराबर होता है। कितने गुने के बराबर होता है, 1.414, 1.732, 2.236 या फिर 2। तो ये कितने गुने के बराबर होता है दोस्तों, आप जानते होंगे फेज वोल्टेज जो लाइन वोल्टेज होता है वी एल इक्वल टू क्या होता है स्टार कनेक्टेड सिस्टम में, √3 BPH। ठीक है, √3 की वैल्यू क्या आएगी 1.732। तो कितने गुने के बराबर हो जाएगा 1.732 के गुने के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, या फिर कैपेसिटेंस। जो इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज के प्रवाह की दर को क्या बोलेंगे हम, विद्युत धारा बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट कौन सा है। जो एडिशन सेल होते हैं उसमें विद्युत अपघट कौन सा यूज करते हैं हम, H2SO4 करते हैं, HCl करते हैं, QH करते हैं, या फिर KMnO4 करते हैं। जिसमें करते हैं हम दोस्तों पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH। क्वेश्चन नंबर 22। 2SWG तार 2SWG के तार का व्यास डैश के बराबर होता है, कितने के बराबर होता है दोस्तों, ये हमें बताना है इसमें। तो ये आपका होता है 5.38 mm के, या फिर 5.89 mm के, या फिर 6.4 mm के, या फिर 70.1 mm के। ये किसके होता है 7.01 mm के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। प्रतिरोध की इकाई इंटरनेशनल ओम को किसके पदों में परिभाषित किया जाता है, पारे के स्तंभ के, कार्बन के घन के, तांबे के घन के, या फिर एल्यूमिनियम के घन के। तो ये किया जाता है पारे के स्तंभ के, कॉलम ऑफ मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करना चाहिए। जब हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो दोस्त इसके समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं,
या फिर इसके श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, या फिर इसके समांतर में संधारित्र को जोड़ देते हैं, या फिर इसके श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ देते हैं। तो दोस्तों जब भी हमें गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके समांतर में एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। इसके समांतर में क्या करते हैं, एक प्रतिरोध को जोड़ देते हैं। दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम करंट को डिटेक्ट करता है। ठीक, ये उसको क्या करता है, डिटेक्ट करता है। जब यदि हम इसमें रेजिस्टेंस, इसके पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा देंगे तो सारी की सारी करंट किससे, इससे फ्लो होकर जाएगी। तो क्या करेगा, ये हमें वैल्यू बताएगा एज अ अमीटर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। कॉन्स्टेंटन में डैश मिला होता है, चांदी और टिन होता है, तांबा और टंगस्टन होता है, टंगस्टन और चांदी होती है, फिर तांबा और निकल होता है। तो कॉन्स्टेंटन में क्या मिला होता है दोस्तों, कॉन्स्टेंटन में आपका मिला होता है कॉपर एंड निकल, जिसमें कॉपर कितना होता है 55% होता है और निकल कितना होता है 45% होता है। तो मतलब इसमें क्या आएगा आपका तांबा और निकल। तो 55% आपका तांबा और 45% निकल। क्वेश्चन नंबर 26। इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट की मिश्र धातु का बना होता है। जो इलेक्ट्रिक आयरन बॉक्स का हीटिंग एलिमेंट होता है वो कौन सी मिश्र धातु से बना होता है, तांबा और निकल से बना होता है, निकल और कोबाल्ट से बना होता है, आयरन और मैग्नीशियम से बना होता है, फिर निकल और क्रोमियम से बना होता है। तो ये बना होता है आपका निकल और क्रोमियम से, जिसमें आपका निकल की जो परसेंटेज होती है ये होती है आपकी 80% और क्रोमियम की कितनी होती है 20% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, वेव बाइंडिंग में समांतर पदों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों वेव बाइंडिंग में जो समांतर पदों की संख्या होती है ए इक्वल टू फिक्स होती है 2। ठीक, और लैप बाइंडिंग में क्या होती है, ए इक्वल टू होता है पी। तो लैप बाइंडिंग के लिए इक्वल टू पी, जितने मतलब जितने पोल उतने आपके समांतर पदों की संख्या, लेकिन वेव बाइंडिंग फिक्स होता है 2 होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन में कुंडल से बेस प्लेट तक ऊष्मा का स्थानांतरण मुख्यतः डैश के द्वारा होता है, चालन के द्वारा, संवहन के द्वारा, विकिरण के द्वारा, आंशिक चालन और आंशिक संवहन के द्वारा। तो ये होता है आपका चालन के द्वारा, किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29। 200 हर्ट्ज की आवृत्ति के लिए आवर्तकाल कितना होगा। तो दोस्तों आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है वन बाई फ्रिक्वेंसी, 1 बाई आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1/200। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.005 सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय मानक संस्थान के अनुसार उप परिपथ में पंखे, सॉकेट और प्रकाश को डैश तक सीमित रखा जाएगा, 200 और 5 पॉइंट, 200 वाट और 5 पॉइंट, 300 वाट और 5 पॉइंट, 400 वाट और 6 पॉइंट, या फिर 800 वाट और 10 पॉइंट। तो जो उप परिपथ होता है पंखा, सॉकेट और प्रकाश का, इसमें कितना पॉइंट होते हैं, 10 वाट हो, सॉरी 100 वाट हो, सॉरी 1000, क्या बोल रहा हूँ मैं, 800 वाट होते हैं और 10 पॉइंट होते हैं। कितने, 800 वाट और 10 पॉइंट होते हैं। और जो आपका पावर सर्किट होता है उसमें कितना होता है 3000 वाट और आपके 2 पॉइंट, 3000 वाट और 2 पॉइंट, किसमें, पावर सर्किट में। सब सर्किट में कितने होते हैं, लाइट फैन सर्किट में 800 वाट और 10 पॉइंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा लेंदी हो रहा है कुछ पेपर दोस्तों। ठीक है, अब 10 क्वेश्चन और देख लो, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट के किस अवयव का उपयोग प्रवर्तन स्टार्टिंग के समय वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए किया जाता है, ट्यूब, चोक, तंतु, संधारित्र। तो इसका सही आंसर है आपका चोक। क्वेश्चन नंबर 32। एक खुले परिपथ में सेल के 2 टर्मिनलों के बीच के विभवांतर को सेल का डैश कहा जाता है, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, आवेश या फिर शक्ति। तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 33।
संधारित्र से मिलकर बना होता है। चालकों द्वारा पृथक्कृत दो इंसुलेटरों द्वारा पृथक दो चालकों द्वारा, दो इंसुलेटरों या फिर दो चालकों द्वारा। तो किससे बना होता है? ये बना होता है इंसुलेटरों द्वारा पृथक्कृत दो चालकों द्वारा संधारित्र बना होता है। क्वेश्चन नंबर 34। ट्रांसफार्मर हमिंग मुख्यतः की वजह से उत्पन्न होती है। लोड में परिवर्तन की वजह से, ट्रांसफार्मर तेल की वजह से, या फिर चुंबकीय विरूपण की वजह से, या फिर यांत्रिक कंपनों की वजह से। तो ये होता है चुंबकीय विरूपण की वजह से। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहित करता है? रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर या फिर ट्रांजिस्टर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रहण कौन सा करता है? ये करता है आपका इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 36। स्थायी चुंबक चल कुंडल मापन यंत्र का पैमाना होता है। स्थायी चुंबक चल कुंडल मापन यंत्र का पैमाना कैसा होता है? एक समान होता है, गैर एक समान होता है, निचले सिरों पर ऐंठा हुआ होता है, फिर बीच में भरा हुआ होता है। तो ये आपका एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष मापन यंत्र का एक उदाहरण है? वोल्ट मीटर है, एमीटर है, वाट आवर मीटर है, या फिर टंजेंट गैल्वेमीटर है। तो ये आपका टंजेंट गैल्वेमीटर। क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से स्लजिंग मुख्यतः की वजह से होता है? तेल में मौजूद नमी की वजह से, टैंक के अंदर मौजूद धूल के कणों से, तेल के ऑक्सीकरण से, या फिर तेल के वाष्पीकरण से। तो ये होता है आपके तेल के ऑक्सीकरण से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने के लिए परिपथ से कितने कूलाम आवेश प्रवाहित होगा? तो हम ये सॉल्व करते हैं, अच्छे से करेंगे दोस्तों इसको। 1 मिनट में 10 एम्पियर की धारा, तो आपका कूलाम आवेश बताना है। तो Q इक्वल टू क्या होता है? आई टी। तो यहाँ पे I की वैल्यू आपको दी गई है 10 और T की वैल्यू कितनी है? 60 सेकेंड। तो कितना आ जाएगा आंसर? 600 कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। जीएलएस लैंप के आधार पर काम करता है? तापन के प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, स्थिर विद्युत प्रभाव पर, या फिर चुंबकीय प्रभाव पर। तो जीएलएस लैंप होते हैं किस पे काम करते हैं? ये काम करते हैं आपके तापन के प्रभाव पर, हीटिंग इफेक्ट पर। तो दोस्तों ये 40 क्वेश्चन थे इस पार्ट में, और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन होंगे हम पार्ट 2 में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है आपका। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर जरूर करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस को, और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए। दोस्तों शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।